अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारण। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, एक जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त की है कि बानी PTI को किसी और जेल मुंतकिल कर दिया जाए, तो दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान बानी PTI के हक में बोल उठे हैं। उन्होंने कहा है कि जी कि इमरान खान जेल में क्यों है, सियासतदान की गिरफ्तारी और मुलाकात पर पाबंदी के हक में नहीं हूं। कुंडी साहब ने क्या कहा, पहले आपको वो सुना। तो PTI वाले कहते हैं कि आप उनसे मज़ाकरात करें जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाएगा, जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानेगा, उसके साथ हम डायलॉग्स बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हम किसी सूरत में उनसे डायलॉग्स नहीं करेंगे। हम पंजाब से रिक्वेस्ट करूंगे कि पंजाब की किसी जेल में उसको ऐसी साइड पे शिफ्ट कर दें, या किसी और सूबे अगर भेजना चाहते हैं तो और सूबाई चीफ मिनिस्टर से जो भी लीगल करे उससे पूरा करके उसको साइड पे भेजना चाहिए, ताकि फिर वो अपनी जो उनकी सजा है वो भी भुगतें, और जो फिर जिनकी मुलाकात का टाइम फिक्स होता है, जिसकी मुलाकात हो वो मुलाकात भी कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। न मैं सियासतदानों की गिरफ्तारी के हक में हूँ, न मैं सियासतदानों के साथ मुलाकात बंद देखना चाहता हूँ। बात यह है कि मैं तो ये भी कहूँगा कि वो क्यों गिरफ्तार है, मैं तो ये भी कहूँगा कि उनके साथ मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। लेकिन अब यह है कि हुकूमत जो है वो किसकी है और असल हुकूमत फिर किसकी है, तो उनकी पॉलिसियाँ हैं, उनकी सोच है, उनके फैसले हैं, उसके तहत हम सब जिंदगी गुजार रहे हैं। बानी PTI के हक में ये बयान मौलाना फजलुर रहमान का बहुत अहमियत रखता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI की जो दूरियां हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कम होगा, इस पर हमने बात करनी है। और एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर ये सब कुछ कह रहे हैं, तो दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अपने फोरम से होने वाली जो कौमी कॉन्फ्रेंस है जो 20-21 दिसंबर को होनी है, उसमें पीपल्स पार्टी को मदऊ करने के हवाले से सोच रही है। इस हवाले से बातें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी को भी बुलाया जाएगा। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये काबिल कबूल होगा, इस पर हमने बात करनी है। एक अहम केस जिसको हम आपको आगाह करते रहे, जिसके हवाले से वो जस्टिस तारिक जहांगीरी का केस है। उनको जज के ओहदे के लिए उन्हीं की अदालत यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया है। प्रिंसिपल इस्लामिया लॉ कॉलेज ने कहा कि जी कि ये मेरे स्टूडेंट नहीं है और तारिक जहांगीरी नकल करते पकड़े गए। अनफेयर मीन्स कमेटी ने 3 साल की पाबंदी लगाई और पाबंदी के खिलाफ तारिक महमूद जहांगीरी ने डिग्री हासिल करने के लिए जाली एनरोलमेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद फैसला महफूज किया गया और बाद में ये फैसला सुनाया गया और उनको नाअहल करार दे दिया गया। अगर हाई कोर्ट के जस्टिस की डिग्री जाली निकल आएगी और इस तरह के मामलात होंगे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला नहीं जाएगा, उसी अदालत के 2 जज ये फैसला कर देंगे, तो अदालत की जो या जजेस के हवाले से फ्यूचर क्या होगा, क्या ये एक अदालती नज़ीर काबिल कबूल होगी, इसको चैलेंज कहां पर किया जा सकता है और इस फैसले के फ्यूचर पर असरात क्या होंगे और निज़ाम इंसाफ पर कितने सवालात उठते हैं, तमाम चीज़ों पर हमने बात करनी है। सबसे पहले खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बयान अब आ रहे हैं वो पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि गवर्नर साहब रोज़ाना बात करेंगे जी कि इमरान खान को कहीं और किसी और जेल मुंतकिल कर दिया जाए और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उनको ही बुला रही है। अच्छा फ़ैसला है या ठीक है, सियासत है, सबको इंगेज तो करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात बड़ी आपने सवाल किया है, देखें सियासत हो रही है, वो नहीं चाहते कि किसी भी मोड़ पर कोई शख्स ये बात कहे। पीपल्स पार्टी दावा करती है कि हम इत्तेहादी हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं जी, ठीक, ये उनका दावा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अगर उन्हें बुलाती है और पीपल्स पार्टी वहां आती है, अगर पीपल्स पार्टी वहां आती है तो ये हुकूमत के लिए दचका है, सही है। ये तहरीक इंसाफ के लिए दचका नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी KPK हुकूमत के जिरगे में आ सकती है, अगर तहरीक इंसाफ के PK में तहरीक इंसाफ है ना, उसके बुलाए हुए जिरगे में आ सकती है, वहां पर साइन कर सकती है, अगर वहां पर करारदाद में उनके साथ हो सकती है, तो फिर यहां पे कौन सी बात है। बेसिक हम ना सारा दिन खबर ढूंढ के कहते हैं कि यार इन उड़गरा की में लाना है। ये तो देखना हो गया क्या उस कॉन्फ्रेंस में होने वाले फैसलों की ताईद या उन फैसलों में पीपल्स पार्टी का कोई शेयर होता है। क्या पीपल्स पार्टी उन फैसलों में से किसी फैसले पर इतराज या किसी जगह कोई अपनी राय देती है, तो उसके बाद देखा जाएगा कि तहरीक इंसाफ वहां पे कहां खड़ी है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कहां खड़ी है, बाकी सियासी जमातें कहां खड़ी हैं। मौलाना साहब कहां खड़े हैं, हुकूमत के खिलाफ भी आज बात कर रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि जी मैं तो इसके खिलाफ हूं। बात यह है कि मौलाना साहब
एक अलहदा तहरीक चलाएंगे। एक बात तो आप लिख के रख लें। अच्छा, अलहदा होंगे। अलहदा होंगे, ठीक है। ये मेरी खबर है, मेरे ज़राए से ये खबर है, मैं इसकी आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। ठीक है। इमरान खान के मुताल्लिक बयान देना सियासी हमदर्दियाँ लेना है, जो हर सियासतदान जो समझता है। देखें, अच्छा। मौलाना साहब के पास जो मेन सूबा है ना, वो है केपी है। अब मौलाना साहब समझते हैं कि उस केपी सूबे के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर लेना है, कॉर्नर लेना है, और उनके मुकाबले में है अली अमीन गंडापुर। हाँ जी, ठीक है। गंडापुर साहब बिल्कुल इन तमाम एहतजाजों में साइड पे हैं। हाँ जी। वो अभी तक वो तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़े हैं, सारी कोशिशों के बावजूद भी। अब इस वक्त में मौलाना साहब क्या कहते हैं कि बहनों पे तशद्दुद जो हुआ है या बहनों पे जो मुलाकात नहीं हो रही वो ठीक है, ये वो कह नहीं सकते। मौलाना साहब क्या कहते हैं कि किसी को जेल में सियासी कैदी को होना चाहिए, वो ये नहीं कह रहे। उनके तर्जमान ये बात कह रहे हैं कि जनाब, जिस चीज़ पे हमें इख्तलाफ बानी से था, इमरान खान से था, वो काम ये हुकूमत कर रही है, जो उनके लोग कल हमारे प्रोग्राम में कह के गए हैं ना। तो लिहाजा हम किस तरह इस हुकूमत के हक में जा सकते हैं। अब मौलाना साहब के पास भी एक लाइन है कि अगर उन्होंने अपोजिशन का किरदार अदा करना है तो आइंदा इंतखाबात में उनके लिए कोई रास्ता बन जाएगा। अगर उन्होंने हुकूमत के पास जाना है तो हुकूमत के पास तो सारे वोट भी पूरे हैं। हुकूमत के पास तो जाने के लिए अब आप इसी तरह जा सकते हैं कि जनाब वो जंज में शामिल नहीं होता बंदा, कि जनाब बंदे पूरे ने लेकिन आइयो नाल जान आ जाते। ठीक है, ये हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मौलाना साहब तहरीक अलहदा चलाएंगे, मौलाना साहब जलसा अलहदा करेंगे, मौलाना साहब जुलूस अलहदा करेंगे, मौलाना साहब जो अपना एक जलसा कराची में कर रहे हैं उसमें वो पीपल्स पार्टी को भी हरफ तनकीद बनाएंगे, उसमें वो सबको बनाएंगे। ठीक है। और साथ में मौलाना साहब अपनी एक अलहदा शनाख्त बनाना चाहते हैं। ओके, बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है। अच्छा साकिब साहब, आप 2-3 रोज़ का कह रहे थे, जब बात हुई थी कि 2-3 रोज़ में फ़ैसला आ जाएगा जस्टिस जहांगीरी का, और उन्होंने इसको कार्रवाई को चैलेंज भी किया था। एक तो उस दरख्वास्त का स्टेटस अब क्या होगा कि वो अब वैसे ही जो दरख्वास्त है वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि अब तो फ़ैसला आ गया है। दूसरा, ये केस के हवाले से हमें बताएं, इसके असरात होंगे क्या? ये केस शुरू कैसे हुआ था? ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? एक तो जो दरखास्तों का आपने पूछा, जो कल और परसों हमने डिस्कस किया था, 3 दरखास्तें उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थीं, जो आज अदालत ने डिसमिस कर दी हैं, मतलब मुस्तरद खारिज कर दी हैं। और जो वफाकी आईनी अदालत में इन्होंने ऑर्डर चैलेंज किया था वो गैर मुअस्सर हो चुका है। अब इस आज वाले ऑर्डर को जस्टिस जहांगीरी जो है वो वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज करेंगे तो फ्रेश वो जो है वो सुना जाएगा। ये केस अपनी नोयत का एक मुनफरिद केस इसलिए है क्योंकि अगर जो हाई कोर्ट्स लेवल पर जो जुडिशल हिस्ट्री है, जो निज़ाम इंसाफ है हमारा, उसको देखा जाए तो डिग्री का मामला बहुत कम जब वो हम देखा गया है, ख़ास तौर पर जुडिशरी में। तो इस लिहाज से अहमियत का हामिल ये मई 2024 में केस शुरू हुआ था, अब दिसंबर 2025 में ख़त्म हुआ है। लेकिन इसमें दिलचस्प पहलू ये है कि मई 2024 से लेकर दिसंबर 9 तक ये केस तकरीबन 0 पे ही खड़ा था। 9 दिसंबर को इसमें नोटिस हुआ था, तो 9 दिसंबर को एक्चुअली ये केस चला और 9 दिनों में इसका फैसला हो गया। अब इसमें जो लूप होल्स हैं वो बड़े अहमियत के हामिल हैं, जिसकी बुनियाद पर ये वफाकी आईनी अदालत में केस चैलेंज होगा। तो मेरा ख्याल में जो सुकम है, जो इसमें कमजोरियां हैं इस फैसले में, उसका फ़ायदा आगे चलकर जस्टिस जहांगीरी को भी हो सकता है। 3-4 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट, एक जो कराची यूनिवर्सिटी है, एक तो बहुत बड़ा जब वो तवील अरसे से ये बात होती रही मीडिया पर भी और बहुत ज़्यादा कि डिग्री जाली है या जाली थी। कल भी हमने नाजरीन को बताया था कि ये एक इर्रेगुलरिटीज थी या इनवैलिड डिग्री थी। इन्होंने एडमिशन भी लिया था और डिग्री भी इनको कराची यूनिवर्सिटी ने दी थी और उसी को कैंसिल किया। तो इसका मतलब है कि डिग्री एग्जिस्ट करती थी और जाली जो है वो नहीं थी, इर्रेगुलरिटीज थी। कराची यूनिवर्सिटी ने इनको नोटिस नहीं किया था। जो मेरे ख्याल में जो आर्टिकल 10A है, वो फेयर ट्रायल के वो तकाजे पूरे नहीं हुए कि 40 साल के बाद एक जज की डिग्री को खोला जा रहा है, तो उसको नोटिस ही नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का इसमें स्टे था, हुक्म इम्तना था और कराची यूनिवर्सिटी का डिग्री कैंसिल करने का डिक्लेरेशन मुअत्तल किया हुआ था सिंध हाई कोर्ट ने, तो जब वो मुअत्तल था, इनकी डिग्री फील्ड में थी, तो इसके तहत ये जो फैसला है इसमें ये एक सुकम है। मेरे ख्याल में ये वफाकी आईनी अदालत में जब केस जाएगा तो ये जस्टिस जहांगीरी को ये फायदा दे सकता है।
हमें ज़रा एक चीज़ बताएं, जब आप अदालत में मौजूद थे, जब ये सारे हकाइक बताए जा रहे थे और वहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी के जो इंतज़ामिया के लोग थे वो वहाँ पर मौजूद थे, 3 साल की पाबंदी लगाई गई रजिस्ट्रार, हाँ जी, 3 साल की ये जो पाबंदी थी, इसके बाद उन्होंने डिग्री हासिल की, उससे पहले एनरोलमेंट फॉर्म था, ये क्या मामला था? इसको थोड़ा सा क्लियर करें कि ये क्या उन्होंने वहाँ पर स्टैब्लिश करने की कोशिश की। आसान अल्फाज में आपको बता देते हैं, कराची यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम में अपीयर हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, पार्ट 1 के एग्ज़ाम उन्होंने दिए और उसमें यह हुआ कि जो कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के बकौल के नकल करते हुए वो पकड़े गए और जो अनफेयर मींस कमेटी थी उसमें उनके लिए 3 साल की पाबंदी लग गई। अब वो 3 साल अपीयर नहीं हो सकते थे। तो कराची यूनिवर्सिटी कहती है कि वो पार्ट 1 में तो आए तारिक महमूद के नाम से, लेकिन पार्ट 2 में तारिक जहांगीरी के नाम से आ गए और पार्ट 3 में भी इसी तरह आ गए। और वो जो इस्लामिया कॉलेज का को रिकॉर्ड और डिफरेंट बता रहा था, इनका नाम मुख्तलिफ था, तो ये चीजें आ गई और उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी ने इनको डिग्री भी जारी कर दी। तो ये जो दरमियान में वो कहते हैं कि जब इन पर पाबंदी थी तो ये नाम तब्दील करके या किसी और को नंबर जो अलॉट हुआ था उसकी जगह एग्जाम में नहीं बैठ सकते थे। तो ये इनकी बेज़ाब्तगी है, इर्रेगुलरिटी है, इसकी बुनियाद पर इनको डिग्री जारी नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने कहा कि डिग्री जो है वो इसलिए हमने कैंसिल की है। कराची यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने ये कहा। ठीक है रान साहब, एक चीज़ हुई थी और आमतौर पर यही होता है, चीटिंग करते अगर कोई स्टूडेंट आज भी हो जाए तो 3 साल के लिए उसको फारिग कर दिया जाता है। पंजाब में तो यही मामला है। लेकिन उन्होंने क्या किया जी, अभी तक जो समझ आई है कि एक नया एनरोलमेंट फॉर्म आया, उसमें शायद उन्होंने कुछ चीज़ तब्दील की। मैं वैसे यूनिवर्सिटीज़ में देख रहा था, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि एक बच्चा सिर्फ हॉस्टल लेने के लिए अपना ID कार्ड का एक नंबर चेंज कर देता है। ये जब से ऑनलाइन मामला हुआ है तो उसका नया फॉर्म जनरेट हो जाता है। ये कुछ गलतियाँ भी हैं। अब जाके ये चीज़ आई है, आज तक जो फैसले दिए हैं जस्टिस जहांगीरी ने, आज की तारीख में उनकी अपील जाएगी, जो कुछ भी होगा उन फैसलों का हम क्या करेंगे? वो तो सारे लोग जो उनसे फैसले लेके गए हैं, जिनके खिलाफ फैसले आए होंगे, वो आज कह रहे होंगे जी जज ही ठीक नहीं था। मैं तो इससे पहले एक बात करना चाहता हूँ। जस्टिस जहांगीरी साहब ने 3 नाम इस्तेमाल किए बकौल इम्तिहान में बैठे, इस नाम से बैठे, फलां नाम से बैठे, फलां नाम से बैठे, किसी को पता नहीं चला। उसके बाद वो वकील बने, डिग्री ली उसने, किसी को पता नहीं चला। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा इस्लामाबाद बार का, सदर बन के, सेक्रेटरी बने, सदर बने, किसी को पता नहीं चला। फिर उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का भी लाइसेंस मिल गया, किसी को पता नहीं चला। उसके बाद उन्हें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल बना दिया, किसी को पता नहीं चला। उसके बाद एहसन इकबाल का केस भी लड़ा उन्होंने, किसी को पता नहीं चला। फिर उसके बाद वो जज बन गए, किसी को पता नहीं चला। उसके बाद उस वक्त पता चला जब फॉर्म 45 मांगा गया। इस सारे अरसे में आंखों पे पट्टी थी उस यूनिवर्सिटी के लोगों की। क्या पाकिस्तान बार कौंसिल, हाई या इस्लामाबाद बार कौंसिल कल वैसे एहतजाज कर रहे हैं? नहीं, मैं ये सारे जो लोग थे जिन्होंने लाइसेंस जारी किया, क्या ये सारे इसके जिम्मेदार हैं? फिर क्या वो तमाम लोग, तमाम इसमें जिससे गुजर के ये आए हैं, जिस हुकूमत ने उन्हें अटॉर्नी जनरल बनाया, वो भी क्या इसकी जिम्मेदार है कि नहीं? बता देना। डिप्टी अटॉर्नी जनरल, वो भी इसकी जिम्मेदार है कि नहीं? सॉरी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, ठीक है, क्या वो भी इसकी जिम्मेदार है कि नहीं? फिर जब ये जज बने तो उसके बाद होता ना, बंदा चेक करता है, उस यूनिवर्सिटी से स्क्रूटनी होती है, फिर उस यूनिवर्सिटी से को अब पता लग गया है इतने साल बाद कि ऐसे ऐसे हुआ है, फौरी क्यों नहीं पता चला? क्या उस वक्त का निज़ाम में इम्तिहान जो था या निज़ाम में जो मामलात भी थे, और जब इन्हें डिग्री दी गई होगी, इन्होंने डिग्री वसूल की गई होगी, उस वक्त नाम तो बदल सकता है, चेहरा भी बदल गया था क्या? या डिग्री देने वालों की नजरें बदल गई थी? रान साहब, इसमें निज़ाम तालीम पे कितने सवाल उठते हैं? अगर निज़ाम तालीम पे उठते हैं, निज़ाम अदल पे उठते हैं। फिर आपने जिन लोगों को बनाया कि जनाब ये लाइसेंस देंगे, ये ओके करेंगे, तो उसके बाद जनाब आप इस शोबे में आएंगे। अच्छा, वैसे मुझे हैरत इस चीज़ की हुई है कि हम हर साल जो है ना नकल माफिया के हवाले से सिंध की खबरें चलाते हैं, और आज से 40 साल पहले देखें नकल करने पे उन्होंने ये एक्शन ले लिया था सिंध में। बड़ी बात है ये। मैं कह रहा हूँ कि ये सारा मैं उनकी बात ही मान लेता हूँ। तो फिर ये बता दें कि जनाब ये सारा कुछ सिर्फ
उस इलेक्शन के वक्त मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। जी। अगर जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ लियाकत साहब एक चट्टा साहब होते थे, जी उन्होंने बात की, वो भी गए, इन्होंने फॉर्म 45 मांगा, ये भी गए। तो जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब से उनकी राय जानने की कोशिश करूंगा। मैं तो कोई फॉर्म नहीं साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मानी साहब, इस हवाले से कहिएगा, बड़ा गैर मामूली ये मामला है और बड़ा अहम हो गया है। अगर एक जज की डिग्री इस तरह से जाली हो जाएगी और वो हाई कोर्ट का जज होगा तो फिर किस तरह से निज़ाम इंसाफ पे सबका यकीन होगा। आज जितने लोगों ने ये खबर देखी होगी, वो उनके खिलाफ फैसला दिया होगा जस्टिस साहब ने, तो वो तो आज कह रहे होंगे देखें हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई। देखिए, ये तो ऐसी चीज है जो कि किसी के साथ भी हो सकती है कि अगर जज के साथ होगी तो उनके साथ भी होती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ भी होती है। कई दफा ऐसा होता है कि कोई आदमी हालांकि क्वालिफाइड नहीं होता और फिर उसको एक पोजीशन मिल जाती है और वो चलता रहता है, उस पर काम करता रहता है। उसके बाद फिर पता चलता है कि उसके पास क्वालिफिकेशन थी। तो फिर अगर कोई चाहता है तो कोर्ट में जाता है और जाकर के रिट फाइल करता है, तो वारंट कर ले कि ये आप एक्सप्लेन करें कि आपके पास आप कैसे ये पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, हालांकि आप क्वालिफाइड। एक नॉर्मल प्रोसेस है और आर्टिकल 199 के है। तो ये नहीं कि जज उससे उभर रहा है, जज को भी वही चीज लागू होती है। आमतौर पर होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि पूरी दफा हुआ है, दफा लगता ऐसा है कि किसी वजह से उनकी जो डिग्री थी, LLB की डिग्री थी, वो इस तरीके से कैंसिल हो गई थी और इस वजह से इसके बावजूद वो जज भी, लॉयर भी बन गए, वकील भी रहे और उसके बाद फाइनली जज भी बन गए और जज के तौर पर फैसले भी बहुत से किए, उसको अपनी जगह पर। लेकिन जब बाद में ये पता चला तो किसी को ये हक पहुंचा था, जो भी आया उसके हक था कि जाके कोर्ट में कहे कि भाई आप ये एक्सप्लेन कीजिए कि आप है कैंसिल हो गई, फिर भी आप इस तरीके से जज हैं। ये तो उससे अब उसको उन्होंने एग्जामिन किया कराची यूनिवर्सिटी को, इसको बाकी, और फाइनली अब ये उस तरतीब पहुंचे हैं कि वो यकीनन जो कैंसिल हो गई थी उसकी बात नहीं। सर, जुरिस्डिक्शन के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जुरिस्डिक्शन थी या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच ये सुन सकता था? आपकी राय क्या है? रास्ता कानूनी तौर पर सही था, लेकिन क्योंकि जुरिस्डिक्शन बनती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो इस बेसिस पर वो जज साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि जुडिशल काउंसिल ने फैसला नहीं किया, इस तरह से इस फैसले को दोबारा रिव्यू किया, ये वो कह सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर यही होगा उनके लिए, जिस पोजीशन में है वो, कि वो रिजाइन करके चले। ठीक है साकिब साहब, ये बताइएगा शाइक उस्मानी साहब कि एक तो जुरिस्डिक्शन ये है, दूसरी जुरिस्डिक्शन का जो सवाल आया आज सामने कि कराची यूनिवर्सिटी जहाँ से ये डिग्री इशू हुई, जहाँ से कैंसिल हुई, वो सिंध हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है। ये जैसे जहांगीरी के वकील ने एतराज़ उठाया था, तो आपकी नज़र में ये को वारंटो सिंध हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में बनती थी या इस्लामाबाद हाई कोर्ट अज्यूम कर सकती थी? इसी के साथ दूसरा सवाल ये है कि इसी केस में जो डिक्लेरेशन है डिग्री कैंसिल करने का, वो सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया हुआ था, जो इस वक्त भी मुअत्तल है, यानी कि जो ओरिजिनल डिग्री है वो फील्ड में है। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट पैरेलल प्रोसीडिंग्स चला सकती थी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो भी हाई कोर्ट होती है उसके पास जुरिस्डिक्शन होती है, कोई जरूरी नहीं है कि वही जुरिस्डिक्शन सिंध हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हो सकती है, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, इस वजह से वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं, को वारंटों की पिटीशन तो फाइल हो सकती है, इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं। लेकिन बात ये है कि वो चूंकि वो जज हैं, इस वास्ते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास केस जाना चाहिए था। ये एक इशू है इस पे कि वो चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाइक, आपने कहा कि उन्हें चाहिए इस्तीफा दे के चले जाएं बजाय जी आगे, बजाय इसके चैलेंज करें। नहीं, क्या अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो साबित कर सकती हैं कि ये जो जितने इल्ज़ामात हैं गलत हैं, तो क्या उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए? नहीं, एक दफ़ा रिजाइन करके चले गए तो चले गए, फिर क्या कर सकते हैं?
नहीं, मैं कह रहा हूँ रिजाइन देने की बजाय अगर वो जाके आईनी अदालत में चैलेंज करके साबित करें कि ये गलत है, क्या आप लेकिन जब आप एक जज की पोजीशन में हैं और इस तरह की बात आप करते हैं तो आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी फिर आप इस किस्म की बातें करेंगे। बेहतर ये है कि आप रिजाइन करके चले जाएं, उनको जाना चाहिए, लेकिन आप अलग बात है कि उसकी मर्जी ठीक है, उनकी मर्जी है, लेकिन अब जुरिस्डिक्शन के हवाले से शाइक उस्मानी साहब ये समझते हैं कि इस हवाले से वो चैलेंज कर सकते हैं कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जुरिस्डिक्शन बनती थी। बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मान हमारे साथ मौजूद थे। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है क्या, इस पर हमने बात करनी है, जानना है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान भी हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फ़ोरम से भी मुख्तलिफ जमातों से राबते हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं वो आज दूसरा रोज़ था कि मुसलसल उन्होंने ये बात कही कि मैं वज़ीर आला साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनसे ये कहता हूँ कि इमरान खान को, बानी PTI को किसी और जेल मुंतकिल कर दिया जाए और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फ़ोरम से जो पीपल्स पार्टी है उसको कौमी कॉन्फ्रेंस में बुलाने के हवाले से बातें हो रही हैं, उनको बुलाया जा रहा है। तो ये किस तरह के फ़ैसले हैं? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात को लेके बहुत ज़्यादा बात होती है। अब कारकुनान जो अडयाला जेल के बाहर आते हैं वो भी इख्तलाफ करना शुरू हो गए हैं। तो PTI किस तरह से, क़यादत किस तरह से ये मामला देख रही है, बात करेंगे। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। शेख साहब, अब ये देखने में आ रहा है कि जो कारकुनान आते हैं अडयाला जेल के बाहर वो आर्गूमेंट कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जी कि हम इसलिए आते हैं कि बानी PTI की रिहाई हो, कोई मज़ाहमत होनी है तो आप अटक पुल बंद करें, कोई मज़ाहमत होनी है तो आप रोड्स को ब्लॉक करें। तो इस तरह की चीज़ें सलमान अकरम राजा साहब से भी हुई। लेकिन जो पुराने कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ये लीडरशिप फारिग हो जाए और फिर से हम जैसे चेहरे वापस आ जाएं, वो ये कह रहे हैं कि बानी PTI की रिहाई के लिए मौसर एहतजाज ही नहीं किया गया है क्योंकि कोई लीडरशिप ही नहीं थी। फवाद चौधरी साहब अभी ये कह रहे थे। तो सर, कारकुनान भी क्वेश्चन कर रहे हैं और कुछ पुराने दोस्त आपके वापस आना चाह रहे हैं, तो किस तरह से डील कर रहे हैं? प्रेशर सिचुएशन है? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने उस वक्त प्रेशर के अंडर भागना, ट्वीट करके पार्टी छोड़ना, खान को और खान की पार्टी को डंप करना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का प्रेस जो है वो करके पार्टी को छोड़ देना, फिर मुख्तलिफ फोरम्स पे IPP के अंदर चले जाना, जो लोग फस्तायत जबर के सामने मतलब एक चांटे की हद तक भी खड़े नहीं हो सके, मेरे ख्याल में उनका रेफरेंस दे के तो कोई सवाल करना वैसे ही नामुनासिब है। बिकॉज एक आम वर्कर जो उस दिन से लेके आज तक खड़ा है वो लोग तो उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए कि जिन्होंने वजारतें ली, वो पंजाबी कहते हैं झूठे ले जिन्होंने वजारतां दे, और जो पहला इम्तिहान आया इमरान खान दे उत्ते तो उस लिए दौड़ भज गए। मेरे ख्याल है उनका क्या, उनकी हैसियत है या उनका क्या कोई बनता है कोई हिसाब किताब, तो वो मेरे ख्याल में तो वो ये कहेंगे कि जी मुअस्सर नहीं हुआ, इसलिए मुअस्सर नहीं हुआ क्योंकि तुसां तो दौड़ गए सो, तुसां तो भज गए सो, तुसां सारे तो ट्वीटां कर छड़ियां सन, तुसां तो जहांगीर तरीन अलीम खान दे नाल जाके बह गए सो, तो तुसीं तो कहना मुअस्सर नहीं हुआ। मतलब है कि मुअस्सर नहीं हुआ। इतनी ग्रैंड मोबिलाइजेशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वस्तायत के दौर में कर छोड़ी है पिछले 1.5-2 साल में, क्या पाकिस्तान की तारीख में किसी और सियासी जमात ने की है? जितना बड़ा डाका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मारा गया, किसी और पे मारा गया, जितना बड़ा क्रैक डाउन जो स्टिल ऑन है हमारे ऊपर हुआ, क्या किसी और के साथ हुआ? क्या जो अडयाला के सामने हो रहा है, क्या नवाज शरीफ के लिए कभी उसकी पार्टी ये कर सकी? क्या बेनजीर साहिबा की पार्टी मोहतरमा शहीद की वो कर सकी? आप मुझे बताएं। जदों जरदारी साहब अंदर सन ते बीबी कल्ले बच्चे टाक ते चाहे होंदे सन, तस्वीरें जी जी करली जेल दे सामने कराची, याद है तुहानू? ठीक है, ये लोग कहते हैं मुअस्सर एहतजाज नहीं कर सके। पूरा साल हर हफ्ते और अब हर मंगल को उस वक्त पूरे पंजाब में हर जगह पे लोग सर फस्तायत जबर में अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो उनकी हैसियत है
ऐसे हालात में तो सिर्फ खड़ा रहना भी जिहाद होता है। इतने बंदे फिर मुंह कट के विखा के आ जाते ने। शेख साहब ਜਿਹੜੀ 400 ਬੰਦੇ ਤੇ FIR ਦੇ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। जी सर। शेख साहब अगली मंगल मैं सर आपको सिर्फ ये बता रहा था कि ये ऐसे लोगों को इरेलेवेंट लोग हैं, इन्होंने ਤੁਸੀਂ पता नहीं ना ਦਿੱਤਾ करो। ये मुख्तलिफ चूरन बेच रहे होते हैं कभी कि अडियाला से पूरा साल जा के मायूस हुए थे कोट लखपत वाले पासे मुंह कर लो। ठीक, मैं ये बड़ा वाज़ेह कर दूं आपके प्रोग्राम की निस्बत से, किसी मुफाहमत, किसी हल, किसी मुज़ाकरात या किसी एहतजाज या किसी सेटलमेंट डील तो खान कह चुका है कि नहीं करनी। जो चीज भी है उसका रास्ता अडियाला में है। जो कोट लखपत के असीरान है उनकी कुर्बानी का कोई मैच नहीं है। वो हमारे सर आंखों पे, उनका एहतराम हमारे बुजुर्ग है, अल्लाह उनको और इस्तकामत दे और कुर्बानी का बड़ा जज्बा है, कोई मैच नहीं कर सकता। मगर उसके बावजूद बसद एहतराम वो सारे रास्ते अडियाला ने। कोट लखपत के जो हमारे असीरान हैं उनके हमें जब इनपुट आती है हम उस पर अमल भी करते हैं, जो जिन हालात में जो मुमकिन है जी, जो इन हालात में मुमकिन है। हर चीज तो मुमकिन भी नहीं है और वो लोग भी चाहते हैं कि मामला खत्म हो। कोट लखपत के असीरान वो भी बड़ी सख्ती से गुजर रहे हैं, उनके लिए बड़े मसाइल हैं, बट उन्हें भी चूरन बेचा जा रहा है। उधर आप देख रहे हैं ना अखबारों में खबरें लग रही हैं, लगवाई जा रही हैं, लोग फोन कर करके कह रहे हैं आप जी हम इनको, तो ये सब इधर ही है, अडियाला ही है। तो जो इन्होंने कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसको कोई डाउन प्ले करने की बेशक जितनी मर्जी कोशिश करे तारीख में और कोई नहीं कर सका। और इसीलिए जो है वो हुकूमत के रिएक्शंस इतने सख्त हैं, बिकॉज व्हाट दे हैव बीन डूइंग स्टेइंग विद इन द बाउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ कोई और नहीं कर सकता। ठीक। अच्छा, आज शेख साहब ये तो बताइए कि अगली मंगल जो आ रही है चंद दिन बाद, आज जुमेरात थी, आज नहीं मिलने दिया गया, कोई हंगामा रही ना पिछली जुमेरात थी ना आज होनी भी नहीं चाहिए। हम खुद चाहते हैं कि बल्कि आप भी कहते हैं हंगामा रही तो होनी नहीं चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आज भी नहीं मुलाकात हुई, वकला भी वापस चले गए, तैमूर जगरा साहब भी वापस चले गए। मंगल का दिन फिर बहनों की मुलाकात का दिन है। क्या मंगल को दोबारा तहरीक इंसाफ जाएगी या ये जो मुकदमा दे दिया है इसके बाद आप अपनी हिकमत अमली को तब्दील करेंगे? देखें जी, मंगल के रोज अगर बहनें जाएंगी तो तहरीक इंसाफ भी जाएगी, ये तो सवाल ही कोई नहीं है सर। जो बहनें जाके वहाँ बैठेंगी तहरीक इंसाफ उनको अकेला तो नहीं छोड़ेगी। आप देख लें कि अप्रैल ऑनवर्ड्स पंजाब आपने देखा है जो अभी मजमा था ये जिस मंगल को भी, इसमें भी 85% लोग पंजाब से थे। उससे पीछे पंजाब इतनी फस्तायत, इतने जबर के बावजूद बार बार निकल रहा है। आप उनको आइडेंटिफाई करें, आप उनकी तस्वीरें वीडियोस देखें, पंजाब से MPAs MNAs तंजीमें सब पहुंच रही हैं। तो बिल्कुल अगले मंगल को अगर बहनें वहाँ जाएंगी तो आएंगे। और इस दफ़ा जो है वो यही डिस्कशन हुई है पॉलिटिकल कमेटी में कि अब जो है वो बेशक तरीक़ाकार तब्दील हो सकता है मंगल को, मगर बहनें जाएंगी तो पार्टी जाएगी, सिंपल। ठीक। साकिब साहब। शेख साहब ये बताइएगा कि जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी, उसकी तश्कील 9 हुई है, उससे थोड़ा सा उस पर तनकीद, बल्कि काफ़ी तनकीद आ रही है कि एक तो जो हुकूमत का हमेशा से मुतालबा रहा है कि आप जो यूट्यूबर जो हैं जो दूसरे ममालिक में अमेरिका में मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए हैं, आपके सोशल मीडिया के लोग या बाकी लोग, उनसे डिस्टेंस करें। तो बज़ाहिर ऐसे लगा है कि पॉलिटिकल कमेटी की तश्कील 9 में उनसे डिस्टेंस कर लिया गया है। इसी तरह जो हार्ड लाइनर हैं वो हमें कम नज़र आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि PTI के अंदर भी कहीं ना कहीं ये सोच है और उसी पर अमल हो रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज की जाए ताकि आगे भी बढ़ा जाए? देखिए चीज़ें आई डोंट नो, जब आप कहते हैं नॉर्मलाइज तो इसका क्या मतलब है। मैं सर आपको पहले वन बाय वन आपने जो नुक्ते उठाए मैं बस उसको टच करता जाऊँ। जो तश्कील 9 हुई है उसकी रीज़न सोल यही है कि खान साहब समझते थे कि अब ये भी एक जलसा बन चुका है। 15 से उसका नंबर ग्रो करके 40 के ऊपर पहुंच गया था। 40 लोगों के दरमियान फैसला साजी किस तरह हो सकती है। अगर एक मीटिंग में 10-10 मिनट भी दिए जाएं तो कितने घंटे की मीटिंग बनती है और उसका लबे लुबाब क्या निकलता है ये आप समझ सकते हैं। बड़े अरसे से ये सोच थी कि इसको, क्योंकि देखें बड़ी कमेटी है, कोर कमेटी, इंपॉर्टेंट कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा था, वो भी 80 क्रॉस कर गई है। तो खान साहब ने कहा कि एक छोटी कमेटी बनाए, वो छोटी भी 39 थी होगी। तो दोबारा टू मेक
फैसला साजी इफेक्टिव उसको छोटा किया गया खान साहब के कहने के ऊपर, चलो जी हो गया। अब उसमें पिक एंड चूज किया जाता तो क्या होता कि फिर एक हार्ट बर्निंग होती, मुझे नहीं डाला तुझे नहीं डाला। एक कुलिया बना लिया गया कि जो ओहदेदारान है उनको आपने इसके अंदर जो फील्ड पे काम करेंगे, जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने कल जवाब भी देना भी की होया था की नहीं होया था क्यों नहीं होया, तो आप उनको डालें। अब उसमें साबका सदर पाकिस्तान जो थे पार्टी के वो भी चले गए तो नहीं बोले, साबका चीफ मिनिस्टर भी चले गए वो भी नहीं बोले, बहुत अहम आदमी थे आजकल के हालात में अपना बहुत से। और मेरे ख्याल पे अगर किसी कोई ना अंदर वैसे बंदा बाहर कह के मैनू कमेटियां ਦਾ शौक नहीं ਤੇ मैं ਕਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ इमरान खान ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ अगर कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾय ਕੁਲੀਆ लाइक और डिसलाइक नहीं अगर ना आवे तो फिर सोशल मीडिया उसमें जो बैरून मुल्क वाले लोगों को भी किया गया, निकाला गया है, उसकी भी यही वजह है आप ये कह रहे हैं? सर ओहदा नहीं था ना किसी के पास, किसके पास? मैंने आपको कहा ना, उन्होंने कहा कि जिनके पास जिम्मेदारियां हैं आप उनको बीच में डालें। ठीक है, जिम्मेदारियां जिस चीज के पास थी, चाहे वो पाकिस्तान में था या पाकिस्तान के अंदर था या बाहर था। देखें सजाद बरकी साहब हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, OIC के हेड है जो ओवरसीज चैप्टर है पाकिस्तान का, ही इज स्टिल द मेंबर। मगर बाकी जो 2-3 दोस्त थे जो कि जिनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्ट्रक्चरली कोई ओहदा नहीं था तो नहीं डाला। अब फोकल पर्सन इमरान खान साहब के अमजद न्याजी साहब हैं, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशन आइन का हिस्सा नहीं था, उनको नहीं डाला, उन्होंने तो कोई एतराज नहीं किया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। राना साहब, आबिद शेर अली साहब भी कह रहे हैं और सख्त बयान दे रहे हैं, और आपके पास खबर क्या है, वाकई कोई फैसला हो गया है कि इमरान खान को मुंतकिल कर दिया जाएगा यहाँ से किसी और जेल में? बिल्कुल नहीं किया जाएगा जी, अटक किले में कर दिया जाएगा? नहीं, अच्छा पहले भी तो अटक किले में गए थे ना, तो सिब्बी कर दिया जाए। जो नाम सामने आ रहे हैं मैं आपके साथ वो देखें, सिब्बी, अटक या साहिवाल, पंजाब किसी सूरत साहिवाल में आप चले जाएं तो साहिवाल में जो MNA थे ना जो मुनहरफ होके चले गए दूसरी तरफ, जिनकी कुरान पाक पे हलफ की फुटेज भी आई थी, याद है ना आप? जी जी, वो PTI से जीते थे जी। आप जिस मर्जी ले जाएं इस जेल में, क्या गारंटी होगी इसमें कि आप ये जेल में चले जाएंगे तो ये किसी किस्म का बयानबाजी यहाँ वहाँ पे लोग नहीं आएंगे? ये तो मुमकिन नहीं है। बलोचिस्तान वाला तो चैप्टर आप क्लोज कर दें। अच्छा, उसमें एक तो सिक्योरिटी रिस्क बहुत बड़ा है और बाकी चीज़ें हैं। सिंध वाला भी आप बिल्कुल क्लोज कर। वैसे सिंध मतलब कि पीपल्स पार्टी के अगर गवर्नर एक बात कर रहे हैं तो यार आप फरीन है। वैसे मुझे आप पे भी ना, आप पे तारड़ साहब पता नहीं क्यों आप जानबूझ के ना चस्के लेते हैं, और आदत का हिस्सा है आपका, आप भी चस्के लेते हैं। और कुंडी साहब ने तो 27 दफ़ा MPA गिना दिए थे KPK के, उन्होंने तो वहाँ पे तरीके में इत्मीनान भी कामयाब करवा दी थी। उन्होंने क्या नहीं किया मुझे बता दें सर, लेकिन गवर्नर है, उनकी बात तो अब हमें सीरियस तो फिर भी लेना पड़ेगा ना। फिर उनकी बात को सीरियस लेके ना करवा के देख मुझे अगले। नहीं, आपको लगता है कि ये वो अकेले बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी नहीं है चाहती? 50 दफा पीपल्स पार्टी ने कहा, हमारे प्रोग्राम में क्या होना कि गवर्नर साहब की जाती बात हो सकती है, हम नहीं है। नहीं कहा नासिर हुसैन शाह साहब ने, वो उस पे 27 मेंबरान और गवर्नर राज के ऊपर से वो भी बात तो गवर्नर साहब ने की थी हजूर। वो बात जो है वो किसी, मैं आप कह रहे हैं मैं गवर्नर साहब को सीरियस ना लिया करूं? अच्छा, उनको उनकी पार्टी सीरियस नहीं लेती। मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि अगर उनकी पार्टी उनको सीरियस ले रही होती तो उस वक्त बिलावल साहब ये ना कहते जाके हलफ लो ना कलो, थे बैठे हो तुसी। अगर उनकी पार्टी सीरियस ले रही होती उन्हें तो उन्हें कहते जनाब आपने दावा किया था कितने MPA, उनकी पार्टी उनको सीरियस ले रही होती तो पीपल्स पार्टी KPK का जो जिम्मेदार है वो तहरीक इंसाफ के जिरगे में न मौजूद ना होता। अगर उनकी पार्टी उनको सीरियस ले रही होती, देखें उन्होंने वहां पर एक बंदा देना था, ठीक है, वो बंदा उस वक्त अली अमीन गंडापुर के मुकाबले का यही था। अच्छा, ये भी तो वहीं पे लड़ते थे ना, तो उन्होंने उनको दे दिया। अब जब कभी कोई वक्त आएगा तो देखेंगे हालात किस तरफ जाते हैं, लेकिन एक बात को जहन के अडियाला में ही रहेंगे, ये अभी तक तो ये अडियाला में ही रहेंगे। अच्छा, अडियाला से ले भी जाएं तो उसकी सेहत भी असर ही कोई नहीं होना, जहां मर्जी ले जाए, क्या खबर नहीं चलेगी, खबर नहीं बनेगी, खबर जो है वो गर्दिश नहीं करेगी, हुकूमत एक नई चीज कर लेगी। अगर उनको शिफ्ट करना था
तो बेहतरीन वक्त वो था जिस दिन धरना था, उसके अगले रोज करते FIR दर्ज हो चुकी थी, करते उन्हें ले जाते उधर कर देता है। पहले भी हमने ये चीज़ें देखी हैं कि जब PTI की गवर्नमेंट थी ना, तो हर वजीर आके यही कहता था जी आज हमने ये फैसला कर लिया कि नवाज शरीफ के खिलाफ हम ये करने लगे हैं। तब भी यही चीज़ होती थी। मियाँ नवाज शरीफ जब वापस आए, हमने देखा कि शाही प्रोटोकॉल उनके लिए लगा हुआ था, और आज ये वाले जो वज़रा बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इनको पता ही नहीं है कि आगे होना क्या है? मैं इनमें से किसी को भी नहीं पता। कल एक शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने एक वजीर का हवाला दे के मुझे कहा, अच्छा, उसने कहा कि मैं एक काम के लिए एक वजीर के पास गया, उसने आगे फ़ोन किया, आगे से जवाब मिला काम मेरिट पे होना है। ये तो अच्छी बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। तो उस वजीर साहब ने कहा कि मैं तो कह रहे हैं ना, उनके जनाब वो वक्त वो लंघ गया जी। तो उसकी बात ये है कि भाईजान मुझे ये बता दें जी, वज़रा आके कहें क्या पाकिस्तान के अंदर वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई है? आ गई है। IMF की किस्त आ गई है वैसे यार असी उधार लेके भंगड़े बांटे तो बस इसी तरह हर हुकूमत इसी तरह डालती है, तो इनको भी तो हक तो देंगे, भंगड़े तो डालेंगे। भाई बात नहीं, आपने कहा $21 बिलियन के ऊपर आज जो है ना वो भंगड़े डाल रहे हैं, वैसे डाल रहे हैं ना भंगड़े, तो वो भंगड़े डालेंगे और हम जाके रोएंगे पीटेंगे जब हमें पता चलेगा, जब पता चलेगा कि हमारे बच्चे भी मखरूज मसीद। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? ठीक है सर। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बड़े नाराज़ हैं आप लोगों से, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं, ये तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब इमरान खान के हक़ में भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों उसको जेल में रखा हुआ है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मौलाना फजलुर रहमान की अपनी एक पार्टी है, उनका हक है वो जिस पे नाराज़ हों, जिसके साथ रहें। वो हमारे साथ थे, PDM के सदर थे, और मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। हम उनके साथ गुफ्तगू करते रहते हैं, आपस में मुज़ाकरात भी होते रहते हैं। फिर भी ये पॉलिटिकल पार्टियों में नाराज़गी और बाहमी रजामंदी ये तो रहती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे उनका इख्तलाफ है तो वो उनका हक बनता है और जायज़ भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं उनकी राय को। अच्छा शेख साहब, एक बात तो बताइएगा, आप हमेशा हमारे बड़े प्रोग्रामों में आए, आपने कहा कि मुल्क की मौशियत बिल्कुल दुरुस्त करने के लिए हमें एक सियासी इत्तेहाद बनाना चाहिए, सियासी इख्तलाफात ख़त्म करना चाहिए। इस वक्त आप मुल्क की मौशियत कहाँ देख रहे हैं? जी, हम अब भी रहमो करम पे हैं उसके IMF के। मुल्क के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है ये कौम जानना चाहती है, ज़रा आप बता देंगे, चूँकि आपके तो पास अदाद शुमार होते हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट इस वक्त तक, आपकी 1.5 साल तो होगी ना हुकूमत को, या साल जितना भी अरसा हुआ है, कितनी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है और आवाम को कितना बड़ा रिलीफ मिल चुका है? जी देखिए, मईशत जो है वो आपके सामने है, 3.5-4% ग्रो कर रही है और आबादी में 2-2.5% का इजाफा हो रहा है, तो पर कैपिटा फी का आमदन को 1.5% बढ़ रही है। तो उस हिसाब से ही लोगों के, और वो भी तकसीम जो हो रही है ना, वो तकसीम भी ऐसे होते हैं कि अमीर आदमी को उसका हिस्सा ज़्यादा मिलता है और दरमियाने और जो छोटे लोग दर्जे के तबके वाले लोग होते हैं जिनकी आमदनी होती है उनको कम हिस्सा मिलता है। तो ये तो सूरत हाल है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि लेकिन हमारा मुल्क जो डिफ़ॉल्ट हो रहा था वो हम IMF तो हमें मानता ही नहीं, हमें प्रोग्राम में शामिल ही नहीं करता था ना। जो गलतियां हुई, $3 अरब दे दिए गए PTI के दौर में, रज़ा बाकर साहब ने दे दिए फ्री बगैर किसी इंटरेस्ट के 10 साल के लिए, जब $110 था। अच्छा, यही पे शेख साहब आपने को 100 दफ़ा ये बात की है, और किन लोगों को दिए थे? अब तो आप हुकूमत में उनको बेनकाब करें और उनको गिरफ्त में लाएं, वो कौन लोग थे? जी, वो बिल्कुल करना चाहिए, नहीं किया जा रहा अभी तक। मैंने नहीं, अभी तक आपके पास भी नाम नहीं है, मुख्तार है, अब तक आपके पास भी नाम नहीं है? नहीं, हमारे पास भी नहीं है। और बात यह है कि हुकूमत, ये स्टेट बैंक जो है वो खुद मुख्तार है हमारे मामलात में। हुकूमत के पास कोई कंट्रोल नहीं है इसका। स्टेट बैंक को चाहिए कि सर एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ आज चल रही है कि IMF की जो किस्त हमें जारी हुई है ना, उसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर $21 अरब हो गए हैं, जो कि हुकूमत अपनी कामयाबी भी समझती है। सर ये $21 अरब हमारे अपने?
देखिए हमारा 21 अरब हमारा अपना कुछ है शेख साहब, ये भी बता दीजिएगा साडा कुछ है। भाई असी 135 अरब डॉलर दे तो बाहर दे कर्जे लिया हुए जे 21 अरब डॉलर हो गई है तो 135 अरब डॉलर तो असी देना है, लेकिन एक कर्जा हर मुल्क लिया हुआ है, दूसरा भी लिया हुआ है, बाकी मुल्कों ने भी लिया हुआ है। तो ये तो पहले आपको मैंने क्लैरिफाई कर दिया, ये हमारे 21 अरब डॉलर तो हमारे हैं लेकिन हमारा कर्जा है। अच्छा, जो आपने पूछा ना सवाल कि इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ 2.5 अरब डॉलर आ रही है एक साल में तकरीबन, ज़्यादा नहीं आ रही। अभी बात यह है कि हमारा मुल्क जो है वो हम जब तक आपस में, पहले आपने कहा तो सही कहा, मैं तो एक ही बात करता हूँ कि क्या हुआ चीन में ना तो जमहूरियत है ना चीन में उनके यहाँ कोई ऐसी अदालतें हैं, हम तो जोर उसी पे देते हैं ना, लेकिन उन्होंने आपस में इकट्ठ होकर तरक्की की है। 35 साल मुसलसल डबल डिजिट ग्रोथ की है, 10% से ज़्यादा ग्रोथ की है, इसीलिए उनका 70 करोड़ बंदा जो गरीब था वो गरीब नहीं रहा। हमारे यहाँ तो गुर्बत ख़त्म नहीं हुई बल्कि बढ़ रही है। करप्शन आपके सामने है कि मुसलसल करप्शन की जो मेयार है वो हमेशा आपके जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो बताता है 160-70 मुल्कों में 110-20वें नंबर पे है, और आज से नहीं है, पिछले 35-40 साल से है। तो अब ये बात ये है कि हम आपस में क्योंकि हम झगड़ते हैं, हर एक का अपना अपना ग्रुपिंग होती है, जो भी हुकूमत में आता है उसके अपने ब्यूरोक्रेट्स भी उन्हीं के ग्रुप के होते हैं। तो ये झगड़ा जब तक जारी रहेगा, पहले पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग लड़ती रही, अब PTI बैठ गई है वहाँ। ओ भाई, अगर कहीं भी चार्टर ऑफ इकॉनमी तो कर लेना सर, ठीक है, झगड़ा रहेगा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वक्त की किल्लत है। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मुझे इजाजत दीजिए, राना अजीम साहब को इजाजत दीजिए, साकिब बशीर साहब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।